सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज का दिन पाकिस्तान के लिए इस एतबार से इंतहाई अहम है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में मुंतखब होने वाले अरकान पंजाब असम्बली ने हल्फ उठा लिए। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने 313 अरकान से हल्फ लिया, जबकि ऐवान पहले ही दिन हमने देखा कि अखाड़ा बना रहा, जिसकी बिना पर तकरीब हल्फ बर्दारी तकरीबन 4.5 घंटे ताखीर का शिकार रही। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान नारे लगाते रहे तो लीगी अरकान ने भी भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। इजलास में नून लीग और इत्तेहादियों के 215 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान शरीक हुए, जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होने जा रहा है। नून लीग के मलिक अहमद खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दी और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने भी ऐलान कर दिया कि सिंध में वज़ीर आला के उम्मीदवार मुराद अली शाह, स्पीकर उवैस शाह होंगे। अब इस तमाम सूरत हाल में हमारे सामने सवाल ये है कि पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पंजाब हुकूमत को इस बार कितनी मजबूत अपोजिशन का सामना होगा और हुकूमत साजी में काबीना का इंतखाब कितना बड़ा इम्तिहान और चैलेंज होगा। ये सवाल लेकर मैं अपने पैनलिस्ट की जाने बढ़ूँगी। मैं तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर फ़िज़ा उनके साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं। नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर शाह शराजी साहब वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो जनाब, मैं ये सवाल लेकर सबसे पहले बढ़ूँगी एहतशाम साहब की जानिब। एहतशाम साहब, ये कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त हुकूमत साजी पंजाब में ख़ास तौर पे? आज पहले ही दिन हम देख रहे थे कि काफ़ी गर्मा गर्मी थी असम्बली में। देखिए, एक अच्छी चीज़ तो PMLN और उसके इत्तेहादियों की ये हुई आमना कि उनकी बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए। 218 सीटें उनकी, और उनके मुकाबले में सुन्नी इत्तेहाद 98 हैं और वो मांग रहे हैं कि 30 हमारी सीटें बनती हैं स्पेशल सीट्स और माइनॉरिटीज़ की, वो भी दें। चलें वो भी मिला दें तो 128 128 बन जाती है। उस लिहाज से तो कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा मरीम नवाज़ को कि वहाँ पे अगर उन डे टू डे बुनियादों पे लेजिस्लेशन करनी है, कुछ और करना है। टफ अपोजिशन तो होगी, ज़ाहिर तकरीरें होंगी, मसाइल मुश्किलात होंगे, लेकिन एक होता है कि आप कितनी फ्रेजाइल, नंबर्स में कितने फ्रेजाइल हैं, तो उस लिहाज से तो वो कंफर्टेबल है। अब अगला सवाल जो सब लोग पूछ रहे हैं इस्लामाबाद में कि जी गवर्नेंस कैसी होगी, एडवाइज़र कैसे होंगे, कैसे मामलात को आगे लेके जाएंगी। फिर आपने देखा कि वो कॉपी करती रही हैं अपना, जिसको कहते हैं विटिंगली और मिटिंगली, राइटली और रॉन्गली, बेनज़ीर साहबा को। लेकिन बेनज़ीर मरूमा तो आपको पता है शी हैड नो पैरेलल। मैं तो कहूँगा सेकंड टू नन थी वो हमारी सियासत में। और जिस अंदाज से उनकी पढ़ाई और देखना और सीखा उन्होंने, फ़ॉरेन ऑफिस में भुट्टो साहब लेके बैठते तो मुझे अच्छी तरह याद है 8-8 घंटे वो बैठा करती थी। फिर जर्नलिस्टों से बड़ा उनका रब्ता होता था। इनका ये है कि चलें, इन्होंने प्रोसेस में वो बहुत सीखा मरीम नवाज़ ने। फिर आपने देखा जब नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो बाकायदा एक 28-30 लोगों की एक मीडिया टीम थी जिसको हेड करती थी ये PM हाउस में बैठ के। तो वहाँ से भी ज़ाहिर है अगरचे बहुत पीछे रह गए मीडिया वॉर में PTI के मुकाबले, लेकिन मेरा ख्याल अभी भी लॉन्ग वे टू गो। यंग है तो बहुत कुछ सीख सकती है। अब सवाल ये है कि जी एडवाइज़र कौन होंगे, कैसे काम। मरियम औरंगज़ेब जो है ना, वो देख लें वो सेंटर से वो पंजाब में ले गई। आमतौर पर लोग कह रहे थे कि उनसे अच्छी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या स्पोक्स पर्सन कोई नहीं हो सकती, लेकिन वो कहा जाता है कि उन्होंने लड़के कहा कि नहीं इसको मुझे ही दें। आज़मा बुखारी तो खैर वो पंजाब ही, वो उनके साथ रहेगी। एक मेरे ख्याल में जो बहुत बड़ा उनको एडवांटेज होगा वो होगा परवेज़ रशीद साहब का। वो साइड की तरह उनके साथ रहते हैं। अंकल कहती हैं उनको हर वक्त जो है ना, वो वाकई मैं समझता हूँ कि सियासी तो बात की जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आमना ट्रेनिंग दी और बहुत से हवालों से मेरा ख्याल है बड़े सही मशवरे देते हैं। फिर ऑन टॉप ऑफ इट नवाज शरीफ साहब देखें अब जो जिस अंदाज से मरियम उस तरह तो अब देखें ना उनकी बनने जा रही हैं हेयर टू नवाज शरीफ, तो अल्टीमेटली तो ज़ाहिर है उनकी सियासत को आगे लेके जाएंगी। जहाँ फैमिली के अंदर, पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, चचा जो है ना प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, दूसरी तरफ हमजा लेफ़्ट आउट हैं, वो सुना है वो बाहर चले गए हैं कुछ दिनों के लिए। और दूसरी बात है नहीं भी गए तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है सूबाई असम्बली से। इसका मतलब है पंजाब में उनका कोई रोल नहीं होगा। उनको शायद नज़र आ गया कि जी मरियम के मुकाबले में मेरे लिए बेहतर नहीं है। ज़ाहिर अपना शहबाज शरीफ साहब उनका मेरा ख्याल है सेंटर में कोई कार्व आउट करेंगे, नया रोल क्या होगा। तो मेरा अपना ख्याल है एक तरह ओपोजिशन तो होगी डेफिनेटली, लेकिन उन्हें इतनी मुश्किलात नहीं होंगी लेजिस्लेशन के हवाले से, टीम के हवाले से। अब्बाजान भी मशवरे देंगे और मेरा ख्याल है अगर अच्छे मशवरे लेती नहीं, और मेरा ख्याल है जहन सिर्फ
इस हद तक माजरत के साथ अगर पोल्यूट हो गया कि नहीं, हर गलत काम में अच्छे काम ने पीटीआई को नीचे दिखाना है, तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है आमना कि पंजाब बैटल ग्राउंड है, यहीं से झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं, और उस लिहाज से अगर ज़्यादा अगर सोच के चलेंगी तो मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में जो सियासत में इतनी ज़्यादा लगारे साहब कमी आ सकती है। ठीक है लगारे साहब, आपको क्या लगता है इस बार पंजाब असम्बली में, क्योंकि हमारे जहन में वो सारा तमाशा भी हमें याद है जिस वक्त हमजा शहबाज और ये कहा जा रहा था कि परवेज़ इलाही साहब को आमने सामने आ गए थे और पंजाब असम्बली में हर दूसरे दिन हम हंगामा देखते थे। इस बार भी कुछ ऐसी ऑपोजिशन बनने जा रही है, कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिलेंगे? क्योंकि आज पहला दिन था, पहले दिन ही हमने देखा कि काफ़ी मामला हमें दिखाई दिए। ये 40 साल होने वाले हैं, यानी कि 1985 से 2024 के दरमियान का जो अरसा है, इसको 40 साल हुए। इसमें बेशतर इक़्तिदार जो है ये पंजाब की वज़ारत आला जो है ये हाउस ऑफ शरीफ के पास रही है। 1985 में मियां नवाज शरीफ वज़ीर आला बने और फिर उस थोड़ी मुद्दत के लिए जो है वो गुलाम हैदर वहीं बने इस जमात की तरफ से, और लोग भी वज़ीर आला आते रहे, लेकिन ज़्यादातर तख्त लाहौर जो है वो हाउस ऑफ पंजाब, हाउस ऑफ शरीफ के पास रहा है। अब एक बार फिर हाउस ऑफ शरीफ से एक ऐसी खातून आई है जिनका पोस्चर बहुत अच्छा है, जिनके बारे में अमूमी राय ये नहीं है कि वो कोई नाकाम सियासतदान होंगे। मेरा ख़्याल है कि वो एक कामयाब सियासतदान के तौर पर आगे बढ़ेंगी। और एक ख़ास बात ये भी है कि जिस तरह एहसान साहब कह रहे थे कि परवेज़ रशीद साहब साए की तरह उनके साथ हैं। अच्छा, परवेज़ रशीद साहब बुनियादी तौर पर लेफ़्ट के आदमी हैं और अभी तक उन्होंने लेफ़्ट से अपनी तौबा तैब होने का ऐलान भी नहीं किया है, या अपने माजी पर कभी शर्मिंदा होना भी नहीं चाहिए, कभी शर्मिंदा होने का इजहार भी नहीं किया है। और बहुत से लोग थे जो लेफ़्ट में थे और तौबा तैब भी हो गए, लेकिन परवेज़ रशीद ने मुश्किल वक्त में भी साथ खड़े होने की एक मिसाल कायम की है। वो पीपल्स पार्टी से गए थे, बल्कि NFC से पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी से ये गए थे, लेकिन जिस तरह ये जम कर खड़े रहे, ये भी और राना सनाउल्लाह भी, ये एक मिसाल के तौर पर है कि दोनों पीपल्स पार्टी से गए और नून लीग में जम कर जाकर खड़े हो गए। मैं समझता हूँ कि अब इनके लिए मुश्किलात, जैसे वो बता रहे थे आज़ाद शुमार, जिस तरह से इनके हाउस में खासी माकूल अक्सरियत है, और अगर उनको सुन्नी मुत्तहिद इत्तेहाद कौंसिल को सीटें मिल भी जाती हैं उनकी डिमांड के मुताबिक, और वो ले भी लेते हैं, तब भी उनके लिए कानून साजी में कोई मुश्किलात नहीं पेश आएंगी। बहरहाल ऐवान में हंगामा ज़रूर होता रहता है। मेरा ख़्याल ये है कि अगर मामला फहमी से काम लिया गया, ये बहुत नाजुक वक्त है, अगर मामला फहमी से काम लिया गया और अगर आगे बढ़कर कदम बढ़ाया मोहतरमा मरियम नवाज़ ने, और जाकर उन्होंने जो भी अपोजिशन लीडर हो उनसे जाकर मुलाकात की और उनसे वर्किंग रिलेशनशिप कायम की, तो मेरे ख्याल में पंजाब में हुकूमत के मामला अच्छे तरीके से चल सकेंगे। ठीक है फ़िज़ा, आप क्या फोर्स ही कर रही हैं, क्योंकि इस बार तो मरियम नवाज़ साहिबा एज ए चीफ मिनिस्टर अपेयर होने जा रही हैं, तो जो अपोजिशन होगी वो किस हद तक टफ टाइम दे सकती है उनको, और उनका पहला तजुर्बा देखते हुए? अच्छा, ऑपोजिशन वाला जहाँ तक आपका सवाल है, तो मैं दोनों पैनलिस्ट से बड़ा अग्री करती हूँ कि ऑपोजिशन तो टफ टाइम देती हुई दिखाई देगी। जिस तरह आज हमने देखा, मैं हमेशा ऑपोजिशन के हवाले से बात करती हूँ कि ऐवान में अगर ऑपोजिशन तगड़ी है या ऑपोजिशन बाकायदा ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, यानी टफ किस्म की ऑपोजिशन है, एक हम कहते हैं फ्रेंडली ऑपोजिशन, एक टफ ऑपोजिशन है, तो ऐवान की खूबसूरती ये है कि हुकूमत की जो भी कारकर्दगी है, हुकूमत के जितने भी फैसले हैं उन पर तनकीद करें। लेकिन तनकीद भी दो तरह की होती है, एक होती है तनकीद बराए तनकीद, एक होती है तनकीद बराए इस्लाह, कि आप इस्लाह की नीयत से तनकीद करते हैं कि इस चीज़ को ऐसे ठीक कर लिया जाए। एक तनकीद होती है कि सिर्फ वो हमारे पंजाबी में कहते हैं गोंगलू से मिट्टी झाड़ना, कि आपने बस तनकीद करनी क्योंकि सामने वाला आपका मुखालिफ है या आप उसकी मुखालिफत में ऑपोजिशन बेंचों पर बैठे हैं, तो आपको उसकी शक्ल पसंद नहीं है, आपने उस पर तनकीद करनी, तो कुछ भी भेजा कहे चले जा रहे हैं, तो फ्रूटफुल रिजल्ट जिसमें नहीं आएगा वो तनकीद बराए तनकीद है, वेस्ट ऑफ टाइम है, उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मरियम साहिबा के हवाले से जहाँ तक आपका सवाल है, तो मरियम साहिबा के लिए यकीनी तौर पर बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। बहुत से लोग इस बात पर
तनकीद कर रहे हैं कि मरियम साहिबा डायरेक्ट ही देखें वज़ीर आला पंजाब बन गई, इससे पहले उन्होंने कोई मिनिस्ट्री नहीं संभाली, बहुत से लोग उनका कंपैरिजन कर रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब से। तो मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादती है उस्मान बुज़दार साहब से मरियम नवाज साहिबा का कंपैरिजन करना। उसकी रीजन ये कि मरियम साहिबा की आप जरा देखें कि ट्रेनिंग कैसी हुई है। मरियम साहिबा 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब उनकी साहिबजादी हैं, जिन्होंने अपनी सियासत का आगाज पंजाब से किया। जाहिर बात है घर से उनको बाकायदा एक अकेडमी मिली, उसके बाद फिर मेंटोर की जिक्र हम करें, अपने असातिज़ा का जिक्र करें, बड़ा मैटर करता है कि हमारे असातिज़ा कौन है, उन्होंने हमारी ट्रेनिंग कैसे की है। तो सियासी उस्ताद उनके परवेज रशीद साहब हैं, जो कि सियासत में एक बड़ा नाम रखते हैं, बड़ी पहचान रखते हैं, बड़ा तजुर्बा रखते हैं। उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा, जिसे हम देखें पंजाब में उनके साथ हैं, उनके साथ एक बड़ी अच्छी और बेहतरीन टीम होगी जो कि साथ लेकर चलेंगे। इसके साथ साथ मरियम साहिबा ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं पार्टी के लिए। जब पार्टी पे बुरा वक्त आया तो पार्टी को मुतहरिक रखना बहुत बड़ा चैलेंज था। जब नवाज शरीफ साहब बाहर थे, पार्टी के जो कारकुनान थे उनके जोशो वलवले में कमी ना आए, उनके इंथुजिज्म में कमी ना आए, उनकी एनर्जी में कमी ना आए, उसको मुतहरिक रखना वो कि मरियम साहबा ने बहुत अच्छे तरीके से किरदार अदा किया, पार्टी को लीड किया, जो कि बड़ा मुश्किल काम था उस टाइम पे। लीड करना, जब मोराल डाउन हो रहा हो तो आपने मोराल अप रखना हो तो बड़ा ही मुश्किल होता है, बड़ा चैलेंजिंग होता है, बड़े नफसियाती असरात होते हैं पार्टी कारकुनान पर, जिसको बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल किया मरियम साहिबा ने। इसके अलावा जेल तक मरियम ने काट ली, और हमारे यहाँ सियासतदान सीवी में बड़ा ग्रेसफुली ये लिखते हैं कि तुमने क्या किया, मैंने तो जेलें तक काटी है। तो मरियम साहिबा ने जेल तक काट ली है, पार्टी को मुतहरिक रखना ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से अच्छी चीज थी। तो मरियम साहिबा से मुझे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। मुझे ये लगता है और मुझे ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि जितने बड़ा सूबा, बल्कि सबसे बड़ा सूबा जहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि पंजाब में जो हुकूमत बनाएगा विफाक में जाहिर बात है बड़ा एक इम्पैक्ट आता है। तो मरियम साहिबा सबसे बड़े सूबा जो पंजाब है उसकी वज़ीर आला बन रही हैं, और पाकिस्तान की एक खातून वज़ीर आला के तौर पे सबसे बड़े सूबे को लीड करने जा रही हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत उनके ऊपर डेफिनेटली फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आयद होती है, और जब आपने पहली दफ़ा डिलीवर करना हो तो डेफिनेटली आप उस तरीके से पूरी पोटेंशियल के साथ और पूरी मेहनत के साथ सामने आते हैं। तो आई होप यही मामला होंगे। ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, उनसे रिकनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। मीनवाइल जनाब, जिस तरह से हम पंजाब असम्बली की आज बात करें, वहीं से दूसरी खबर यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पंजाब असम्बली की एक भी मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। इस हवाले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ये कहना है कि हमने हल्फ उठा ली है और मुतालबा किया है कि हमारी 30 के करीब मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए हैं आज रात उनका फैसला हो जाएगा, ताकि कल उनसे हल्फ ले लें। अब इस तमाम सूरत हाल में हम ये सवाल लेकर चलते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पंजाब में मखसूस नशिस्तें हासिल करने में कामयाब क्यों नहीं हो सकी अब तक। इस सवाल का जवाब मैं लगारी साहब आपसे आगाज़ करूँगी। लगारी साहब, एक तो मैं आज ये सुन भी रही थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कहा यह जा रहा था जो माहिर कानून है इनकी प्रेजेंस नहीं है असम्बली के अंदर, तो वो जमातें जिनकी प्रेजेंस नहीं होती उनको चांसेस भी नहीं होते कि उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। ऐसा ही है, तो यही होने जा रहा है, कुछ यही मामला है। ज़ाहिर है मुझे नहीं मालूम कि उनके कोई रुकन असम्बली उनके टिकट पर कोई कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं कामयाब, एक बात तो ये है। और दूसरे जितने आज़ाद कामयाब हुए हैं मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों पर कामयाब हुए हैं आज़ाद अरकान के तौर पर, लेकिन ये उनका राइट है कि वो किसी भी जमात में चाहें तो शमूलियत अख्तियार कर लें। उसके बाद की क्या पोजीशन है कि क्या उनकी लिस्टें मौजूद थी पहले इलेक्शन कमीशन के पास कि ये हमारी लिस्ट होगी, अगर हमारी सीटें इतनी आ गई तो उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से हमारी ये सीटें बनेंगी, इस तरह की लिस्टें मौजूद थी या नहीं थी। तो ये आइनी ज़रूरत जो है अगर उसको पूरा कर लिया जाता है तो मेरे ख्याल में ये सीटें उनको मिल जाएंगी। अगर आइन में कोई ऐसी बात हुई जिसके अंदर ये हो कि पहले से जो पार्टियों ने अपनी नाम दिए हुए हैं, अपने उस तरजीही जो नाम दिए हुए हैं कि अगर ख़वातीन की नशिस्तों पर या अक़लियती नशिस्तों पर हमारे ये उम्मीदवार होंगे हमारी सीटों के प्रोपोर्शन के एतबार से, तो PTI के नाम से तो दिए गए थे, शायद दिए गए थे, लेकिन अगर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से नहीं दिए गए तो यहाँ पर एक सूरत हाल ये होगी कि ये आइन से रहनुमाई ली जाएगी कि क्या आइन रहनुमाई करता है, या फिर कोई और फोरम हो जिससे ये रहनुमाई ली जाए कि अगर आज़ाद अरकान इस पार्टी में शामिल हुए हैं और एक पार्टी के आज़ाद अरकान थे वो एक और पार्टी में शामिल हुए हैं तो उनकी नशिस्तें उन्हें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। मेरा ख्याल है कि आप अगर मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी नशिस्तें दे दी जानी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। उनकी जो लिस्टें उनको फराहम की जाएँ PTI की तरफ से, साबिक PTI की तरफ से और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से, तो उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और वो अपने मखसूस सीटों पर उनकी नुमाइंदा ख़वातीन को और अक़लियती उम्मीदवारों को शामिल किया जाना चाहिए। एहतशाम साहब, आपकी इस बारे में क्या राय है?
देखिए, एक तो बात इसमें बड़ी वाज़ेह है आमना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो रहनुमा हैं सावदादा साहब, आपने देखा कि वो उन्होंने आज़ाद इलेक्शन जीता था और पीटीआई के सपोर्ट से जीता था और फिर वो इस पार्टी में आए थे। उनके भी कुछ कहा जा रहा है कि कुछ कानूनी आइनी इशूज़ चल रहे हैं साथ साथ। दूसरी बात यह कि और कोई बंदा उनका आया नहीं है, कोई जीत के भी नहीं आया। और फिर दूसरी बात यह है कि आप यहाँ मरकज़ में भी आप देख लें कि ये तो आज यहाँ पे उन्होंने रोला डाला ना पंजाब असम्बली में कि 30 सीटें बनती हैं, हमें मखसूस नशिस्तें और माइनॉरिटी की जाए, वो सेंटर में भी नहीं दी जा रही, इसलिए कि मामला उनके पास पड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन के पास। एक तो लगारी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि एक स्टिपुलेटेड पीरियड होता है, उसमें आपने अपने नाम देने होते हैं कि किन लोगों को आप इन खवातीन की नशिस्तों पर और मखसूस माइनॉरिटी की लिस्ट पर आप पार्लियामेंट में लेके आना चाहते हैं। तो वो फैसला अभी यहाँ भी नहीं हुआ और वहाँ भी नहीं हुआ। तो बहुत से हवालों से लोग ये कह रहे हैं कि ये इसमें आइनी मुश्किलात हैं। यहाँ पे जो जिस अंदाज से पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट है, फिर 2017 का पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट है, उसमें बल्ले के निशान पे इलेक्शन ना लड़ना और फिर बाद में किसी और के निशान में चले जाना, जो कि एक नया ही तजर्बा होने जा रहा है। मुझे बताया ना, उनकी तो गुडी लुट ग्रुप है, वो तो उस लिहाज से मौज होगी सुन्नी इत्तेहाद वालों की कि इतने बंदे उनके साथ आ गए और वो डिक्लेरेट भी करा सकते हैं। लेकिन आप जमात इस्लामी तो पीछे हट गई, वो कह रहे थे आपकी भी बात सुनने पड़ेगी, इबादत वाले भी पीछे हट गए। ये क्योंकि इनकी पुरानी दोस्ती है बानी पीटीआई से और जिसको कहना चाहिए उनकी सपोर्ट भी करते हैं उनकी पार्टी को, तो लिहाजा उनके साथ खड़े। आगे चल के मुझे लगता है ये मसला ये बड़ी अदालतों में ही जाएगा। मुझे नहीं लगता अब तक फैसला होना होता तो आमना इस इलेक्शन कमीशन इसको फैसला दे देता। अब लगता है कि इस हवाले से, क्योंकि बहुत बड़ा इरिटेंट है, अब आज जिस अंदाज से सारे लोग बोले हैं, इतनी शिद्दत के साथ बोले हैं, आपने देखा पार्लियामेंट के बाहर भी अंदर भी, और जिस तरीके से आप देख लें आज़मा बुखारी साहबा को भी बड़ा गुस्सा आया। उससे तैन साहब जो मौजूदा स्पीकर हैं जो हैंड ओवर करके जाएंगे, उन्होंने कहा कि इनकी गलती की वजह से शोर हुआ, इन्हें चाहिए था चीज़ें ठीक करनी चाहिए थी। ज़ाहिर आप PML क्यों के हैं तो उनके साथ थोड़ा बहुत उनका अगरचे इत्तेहाद में आ गए अपने शुजात साहब, लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है उनके मसाइल है। तो मेरा ख्याल है जाएगा अदालतों में जाएगा मामला, फिर क्लैरिटी होगी। जी बिल्कुल सही बात है, अदालतों में ही मामला जाएगा। पीटीआई इस हवाले से कह भी रही है। शाह साहब, आपका एक तो पहले टेक मैं लेना चाहूँगी क्योंकि आपसे हम डिस्कनेक्ट हो चुके थे। पंजाब हुकूमत में जो इस बार हम देख रहे हैं, जो आज पंजाब असम्बली में सारे दिन जो मामला भी रहे और उसके बाद अभी जो अपोजिशन बनने जा रही है, वो कितना टफ टाइम दे सकेगी मौजूदा हुकूमत को? क्या क्या चैलेंजेस होंगे? कितना बड़ा ये हुकूमत साजी में काबीना का इम्तिहान होगा? देखिए, उस वक्त जो जैसे लगारी साहब और शाम साहब ने कहा कि शायद अददी हिसाब से तो इतने ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी मरीम नवाज साहिबा को, लेकिन दो चीज़ें जो अहम है, एक तो उनका अपना एटीट्यूड कैसा रहेगा और उनका जो ताल्लुक है वो अपने जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ कैसा रहेगा। क्या वो उस लेगेसी को आगे लेके चलेंगी जो कि उनके वालिद साहब जो करीबी उनके दोस्त हैं, परवेज रशीद साहब से, राना सनाउल्लाह साहब से, मरियम औरंगजेब तो वैसे भी उनके साथ ही रहेंगी और साथ रही हैं इन तमाम कैंपेन्स के दौरान। ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल में मरीम नवाज साहिबा काफ़ी एक्टिव, एनर्जेटिक और वाइब्रेंट किस्म की लीडर्स के तौर पर उभरी, और नवाज शरीफ साहब ने जैसे उनको अपने साथ इन जलसों के दौरान भी इंट्रोड्यूस कराया, तो उसका मतलब यही था कि PMLN की बागडोर मुस्तकबिल में शायद एक खातून और जो मरीम नवाज की शक्ल में संभालेंगी। तो एक तो बड़ा चैलेंज उनको ये होगा कि बेंचमार्क उनके सामने जो उनके चाचा शहबाज शरीफ साहब ने रखा हुआ है वो बड़ा मुश्किल होगा उसको मीट करने, लेकिन यहीं से उनकी लॉन्चिंग होगी। मेरे ख्याल में पंजाब के बाद वो देखेंगी सेंटर की सियासत पर, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो अंदरूनी तौर पे भी, और दूसरा ओवरऑल जो एक छाप लगी हुई है PMLN की कि वो ज्यादातर रही है तख्ते लाहौर को प्रोटेक्ट करने में और बाकी पाकिस्तान की तरफ उनकी तवज्जो नहीं रही। तो मेरे ख्याल में इस सूबे के अंदर जो बड़ा सूबा है, 12 करोड़ आबादी का सूबा है, इसके अंदर परफॉर्म करने के बाद ऑटोमेटिकली मरीम नवाज साहिबा का कद जो है वो मजीद बढ़ेगा और वो नेशनल स्टेचर की लीडर के तौर पे आएंगी। तो मेरे ख्याल में एक टेस्ट केस है उनके लिए भी और लोगों के लिए भी। लेकिन जहां तक अपोजिशन का ताल्लुक है, अगर अपोजिशन पार्लिमानी सियासत करती है और पार्लियामेंट के अंदर उनको टैकल करती है तो मुश्किलात नहीं होगी। लेकिन अगर जिस तरीके से उनकी अगर खवातीन रिजर्व सीटें नहीं मिलती तो उसके बाद जाहिर बात है कि वो कोर्ट्स जाएंगे, कोर्ट्स के बाद ट्रिब्यूनल जाएंगे, वो अदालतों में जाएंगे और अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिलता। तो यही ताकत अगर दोबारा स्ट्रीट्स पर आएगी और वो जाएंगे प्रोटेस्ट की तरफ, तो मेरे ख्याल में काफी ज्यादा मुश्किलात होंगी। आपके यहाँ प्रोटेस्ट होंगी, रास्ते बंद होंगे, आप वायलेंट जो प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे, तो उस वक्त मेरे ख्याल में बड़े चैलेंजेस होंगे। तो एक तो उन्होंने ये ख्याल रखना है कि आया जो इस वक्त जो डिमांड्स आ रही हैं सुन्नी तहरीक या इनडायरेक्टली तहरीक इंसाफ के उन लोगों की जानिब से जो समझते हैं कि उनको खवातीन की रिजर्व सीटें मिलेंगी या उनका मैंडेट चुराया गया है, तो ये देखना होगा कि उनको वो कैसे डील करते हैं। अगर वो कॉर्डियली उनके साथ डील करते हैं तो मसाइल ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन अगर
बात जाएगी वायलेंस की तरफ और स्ट्रीट्स की जानिब, तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल सूरत हाल होगी, क्योंकि पंजाब इकोनॉमी को बड़ी हद तक जो है वो सपोर्ट करता है पाकिस्तान की, तो बड़े मसाइल होंगे। ठीक है फिजा, अब आप क्या समझते हैं कि रीजन क्या बने इसमें? हमने एक जुमला अगर ऐड करूं, देखें हमने जो बेंचमार्क की बात सारे लोग करते हैं ना, अभी लोग इसको रिफ्यूट कर रहे हैं कि भी मेट्रोज बना लेना, उसके बाद क्या करना चाहिए, मोटरवे बना लेना और ग्रीन लाइन बना लेना, यही तरक्की नहीं है। हेल्थ, एजुकेशन, गुर्बत, फिर लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद आप सिक्योरिटी, फिर वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, नहीं ये खाली नहीं, ये देखिए ये तरक्की नहीं है। मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर शाह साहब से वो जो दूसरा सवाल था आपका, वो ज़रूर बात होनी चाहिए थी। शाह साहब ने उसका जवाब मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी लगा साहब, वो उसी हवाले से बात भी कर रहे थे, उसी में शामिल कर लिया। जी। तो फिजा, ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना मिलने की वजह एक तो आप क्या समझ रही हैं, और दूसरा इनके पास अब ऑप्शन जी देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पहले तो जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर जो नाम नहीं दिए, तो सीधा सा मामला सबके सामने है, और उस पर ऑन अ लाइटर नोट भी और सीरियस नोट पे भी उनको शायद उम्मीद ही नहीं थी कि दिन आएगा, उनको उम्मीद ही नहीं थी कि ये दिन आएगा, और ये दिन आया। फिर इतने ज़्यादा चले आज़ाद उम्मीदवार जो कि इल्हाक हो गया। अब ये मामला इलेक्शन कमीशन का के कोर्ट में ये बॉल है, देखते हैं कि जिस तरह के बाकी पैनलिस्ट को लगता है कि मामला अदालत में ही जाएगा। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन का आज भी जो इजलास था वो गैर नतीजा बेनतीजा ख़त्म हो गया। और इलेक्शन कमीशन के किरदार के बारे से मैं थोड़ी सी बात ये करना चाहूँगी कि इलेक्शन कमीशन खुद भी बड़ा भी गौर कर रहा होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी ज़ेरे तनकीद है। इस बात पे आप गौर करें, ऑलरेडी ज़ेरे अताब कह लें, और इस पार्टी की जानिब से खास तौर पे पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, सबसे ज़्यादा तनकीद ये लोग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पे, गैर जानिबदारी पे सवाल उठा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को बाइस साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जानिबदार साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन भी ये चाहेगा कि इलेक्शन कमीशन पर इतने सवालिया निशान लग रहे हैं, अब मजीद एक सवाल खड़ा ना हो, बड़ी कोशिश करेंगे कि इस मामले को सुलझाया जाए। लेकिन मैं भी बाकी पैनलिस्ट की तरह यही सोच रखती हूँ कि शायद मुझे लगता है कि ये मामला जो है, ये जो बॉल है, ये इलेक्शन कमीशन के कोर्ट से होता हुआ अब शायद ये अदालत में ही जाएगा और वहीं पे जाके ये मसला हल होगा। साथ जरा मैं ये भी कहना चाहूँगी, बाकी तमाम सीनियर्स बैठे हैं, आगे सेनेट के इंतखाबात भी हैं, अगर सेनेट के इंतखाबात तक डिले होता दिखाई देता है, ये भी ज़रा देख लीजिए। बिल्कुल ठीक है, आपकी भी राय इस हवाले से आ चुकी है, और जिस तरह से हम बात करें जी अगर टाइम है और रिजर्व सीट के बारे में एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। देखें, अगर 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स को देखें, रिजर्व सीट, तो उस जमाने में किस तरीके से ये एक उनके पास फार्मूला हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो अपेरेंटली जितनी बात मेरी इलेक्शन कमीशन और जो लोगों से हुई है, उनका ये ख्याल है कि अगर तहरीक इंसाफ या सुन्नी तहरीक ने जमा नहीं कराई लिस्ट, तो मेरे ख्याल में उनको ये सीटें नहीं मिलेंगी, और जो दूसरी जमातें हैं उनके प्रोपोर्शंस के ऊपर जो कि इस वक्त असेंबली के अंदर मौजूद होंगी, सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन वैसे होगी। तो मेरे ख्याल में वो जो 4.3 का फार्मूला नहीं है, उसकी बजाय फिर उनकी सीटें जीतने के रेशो के ऊपर डिवाइड होंगी, और तमाम जो पंजाब असेंबली हो या खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली हो या नेशनल असेंबली हो, उनकी तमाम सीटें फिर उन पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट होंगी जो इस वक्त अपने आप को किसी हद तक किसी प्रोपोर्शन के तौर पे वो डॉक्टर फिजा बात कर रही हूँ मैं जरा ये आमना जरा पूछना चाहूंगी उनसे, जरा ये इस पे भी रोशनी डाल दीजिए। एक तो ये केपीके का जो मामला था, केपीके को एक रिजर्व सीट मिली थी 2019 का जो मामला था, उस पर भी जरा हाईलाइट कर दे, उस पर भी बड़ी लोग बहस कर रहे हैं, उसको इससे रिलेट करें कि ऐसी एग्जाम्पल ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन एक सेट कर चुका है, तो उसको आज की सिचुएशन के साथ लोग बड़ा रिलेट करें। दूसरा, अगर मामला कोर्ट में जाता है तो फिर क्या आगे स्टेटस इस पे हम लेंगे अब, क्योंकि हमें ब्रेक आ रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो डॉक्टर फिजा ने जो सवाल हमारे सामने रखा है, शाह साहब उस पर रहनुमाई फरमाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात हो रही थी। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकी। इसी हवाले से डॉक्टर फिजा ने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक सवाल रेज किया है। शाह साहब रहनुमाई फरमाएं। देखिए जी, जो 2018 की बात कर रही है डॉक्टर साहबा, उस वक्त तहरीक इंसाफ ने एक लिस्ट सबमिट की थी जिस वक्त इलेक्शन हो रहा था, और जब इलेक्शन में उन्होंने ज्यादा सीटें जीती तो उसके बाद उनको कहा गया और एज ऑप्शन कि आप रिवाइज लिस्ट जो है वो सबमिट करें। इस वक्त जो सूरत हाल यहाँ पे भी दरपेश है वो यही है कि सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से भी जो है वो बाकायदा लिस्ट पेश नहीं की गई, और इस वक्त जो टेक्निकल इशू आएगा मेरे ख्याल से ना तो सुन्नी इत्तेहाद के नाम पे रिजर्व सीट दी जाएंगी, ना तो खवातीन की और ना वो माइनॉरिटीज की। उस सूरत में जो इस वक्त जीती हुई पार्टीज होंगी, ये प्रोपोर्शन जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से या कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं
कि जो जमातें इस वक्त असेंबली के अंदर होंगी, जितने प्रोपोर्शन के ऊपर उन्होंने सीटें जीती हैं, ये तमाम सीटें उसके ऊपर डिवाइड होंगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई पार्टी 7 सीटें ले चुकी है तो प्रोपोर्शनेट उसको उस हिसाब से हो सकता है कि 4 या 5 सीटें रिजर्व सीटें मिलें। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल होगी और मेरे ख्याल में इसके ऊपर काफी ज्यादा फार्मूला इधर लगता है। जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल हाँ जी, वो शायद इस तरह हो, लेकिन बात वही है कि अब इलेक्शन कमीशन एक बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है, वो सवाबदीद उसकी है, क्योंकि जैसे खैबर पख्तूनख्वा की तरह की सिचुएशन आज तक कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आई कि एक जमात जो है वो बगैर किसी निशान के इलेक्शन लड़े और इतनी बड़ी तादाद में वो वोट लेके असेंबली के अंदर जाए। तो उसके लिए मेरे ख्याल में कोई वे आउट निकालना होगा। बसूरत दीगर मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा एक रेजिस्टेंस टाइप का और एक स्टबन माहौल होगा। फिर एक बार इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक बड़ा वाकई एक चैलेंजिंग टाइम है कि किस तरह से वो इस मामले को देखता है, ये सॉर्ट करना होगा। और जिस तरह से जनाब हम आज बात कर रहे हैं, आज सारा दिन हमने एक और नई बहस देखी। पहले PTI साइफर का बयानिया लेके चली, फिर इलेक्शन में इरेगुलरिटीज़ के हवाले से बात होती रही, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके जो बानी हैं उन्होंने IMF को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में ये कहा गया है कि जो इलेक्शन 2024 हैं उसमें होने वाली जो इरेगुलरिटीज़ हैं उसका पहले ऑडिट किया जाए और उसके बाद जो IMF की जो अगली किस्त है उसके हवाले से नज़रसानी की जाए। तो इस पर हमने देखा बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सियासी जमातों की जानिब से आ रहा है। जितनी भी बड़ी सियासी जमातें हैं मुल्क की, वो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इक़दाम को कंडेम भी कर रही है। अब ऐसे माहौल में जब एक पार्टी पहले ही हम देख रहे हैं अपने इक़दामात की वजह से ज़ेर अताब है, तो ऐसे इक़दामात जिससे मुल्की मफादात जुड़े हों और मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो, सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़े, तो वो लाइन लेने की आखिर ज़रूरत क्या पड़ी है? इससे क्या पैगाम जाएगा, एक ये सवाल। और दूसरा, ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर किस हद तक मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, ये सवाल लेके लगारी साहब की जानिब बढ़ते हैं। लगारी साहब, क्या पड़ी हुई थी ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि क्या मामला चल रहे हैं PTI के, और उसके बाद फिर ये IMF को ख़त लिख देना, उस पर भी IMF की जानिब से भी रिस्पॉन्स आपने देख लिया, उन्होंने भी ठंडा कर दिया। उन्होंने कहा जी ये सियासी मामला है, हम इसमें नहीं पढ़ने वाले और हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं जो आने वाली हुकूमत है उनके साथ काम करने के लिए। देखिए, वो सियासी लोगों के ख़िलाफ़ तो जा सकते हैं, जाना चाहिए, क्योंकि वो सियासतदान हैं, तो सियासी लोगों के ख़िलाफ़, सियासी जमातों के ख़िलाफ़ कोई भी उनको बात करनी। अच्छा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो बिल्कुल करनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट से बहुत से लोगों को शिकायतें हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के जितनी भी कारगुजारी रही है उसके बारे में तो बहुत से लोग, आप एक आदमी से सवाल करें तो जाहिर है हर पार्टी को शिकायतें रही हैं, पहले भी रही हैं और बाद में भी रही है। तो अगर उनसे शिकायतें, चलो ठीक है भाई, अगर उनकी किसी बात से या आलमी किसी इदारे की कार्रवाई से उनको कोई नुकसान पहुंचता है या उनको कोई किसी हद तक रखा जाता है तो भी ठीक है। लेकिन अगर आपके इस खत का असर बरह रास्त मुल्क पर पड़ता है और मुल्क की माशी हालत पर पड़ता है, और अंजाम कार आप दिल से आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, और ये कि हम नहीं तो कोई भी नहीं, हम न खेलेंगे न खेलने देंगे, ये तर्ज अमल जो है सियासी जमातों के साथ आप करते रहें, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप करते रहें, अपने मुखालफिन के साथ आप करते रहें, लेकिन अगर पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के साथ करते हैं, अगर इस रियासत के साथ करते हैं, अगर मुल्क के साथ करते हैं, इस मुल्क के जोग्राफी के साथ करते हैं, इस मुल्क के साथ करते हैं, तो फिर आपको ये लेवरेज नहीं दिया जा सकता कि जनाब आप तो मजलूम हैं, आप दबे हुए हैं और आपके साथ तो इंसाफ नहीं हो रहा है, लिहाजा आप मुल्क के खिलाफ भी कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना। ऐसा कोई लेवरेज आपको नहीं मिलने वाला है, तो और मास्टर्स भी नहीं देंगे। जो आपके फॉलोअर हैं वो भी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि पाकिस्तान बहरान का शिकार हो जाए, और पाकिस्तान में अच्छा ये अगर नहीं होता है तो फिर क्या होगा जी, फिर क्या होगा? पाकिस्तान कहीं से कर्जे हासिल ना कर सकेगा, पाकिस्तान को कहीं से कुछ भी नहीं मिल सकेगा, तो क्या होगा? उससे जो महंगाई का तूफान आएगा उसको कौन फेस करेगा? मेरा ख्याल है कि उन्हें ऐसे इक़दाम नहीं करने चाहिए जिससे अंजाम कार पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। ठीक है फ़िज़ा, आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जब बैरिस्टर गौहर भी इस हवाले से आज बात कर रहे थे, वो कह रहे थे हम कोई ऐसे इक़दाम नहीं करना चाहते जिससे मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचे या मुल्की मफादात में वो ना हो। लेकिन एक जाने फिर ये ख़त भी लिख देना, पहले से ही हम कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चाहिए, मामला को आगे बढ़ें ताकि ये जिनको आपने कोट किया उन्होंने बहुत बड़ा मुनाफिकत का एक सबूत दिए कि कहते हैं ये लोग कुछ हैं और अमल किसी और बात पे करते हैं। बानी PTI ने ये साबित कर दिया एक बार फिर से कि उनके लिए उनकी ज़ात, उनकी अना और उनकी जो पार्टी, उनकी जीत, उनका हुसूल इक़्तिदार हर तरह से मुल्क से ऊपर है, कौम से ऊपर है, अवाम से ऊपर है। इस तरह का खत लिख देना, अब अपनी ज़ात, अपने हुसूल इक़्तिदार, यानी अगर आप हैं, उस लगारी साहब वाली बात कि ना मैं खेलूंगा ना मैं खेलने दूंगा, अगर आप इक़्तिदार में हो तो ही सब कुछ बेहतर हो सकता है। अगर आप इक़्तिदार में नहीं है तो आप मुल्क के साथ इस किस्म की
जंग लड़ने पर आ जाएंगे? आप किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं बराह रास्त इस किस्म का खत लिखकर? दूसरी बात ये कि आपको याद होगा 2022 में भी अगर IMF से किस्त ना मिलती तो तमाम ये सीनियर्स बैठे एग्री करेंगे हम डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े हुए थे, खुदा ना खासा हम डिफॉल्ट कर सकते थे। तो मैं तो सलाम पेश करूंगी कि अस्करी अगर हम बात करें सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगी, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की वजह से एक जो बेहतरीन काविशें थी, कोशिशें थी कि तब भी ये मामला शुक्र है ये टल गया, ये जो डिफॉल्ट का खतरा था। उसके बाद अब मैं पिछले साल की अगर बात करूँ तो तब भी जो मामला तय हुए थे IMF से, जो मुआहदा तय हुआ था उसमें भी एक अच्छा एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है, अच्छी काविशें होती हैं, वरना खुदा ना खासा तब भी हम डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े थे। अब ये खत लिख देना एक और बात की तरफ इशारा करता है। खैर पहले मैं इसकी तरफ आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी कि वहां से जो आपको मुंह तोड़ जवाब मिला, उन्होंने कहा कि आपका सियासी मामला है, आपका ये जाती मामला है, इसमें हम दखलंदाजी नहीं करेंगे, हम मुदाखलत नहीं करेंगे, हमें इसमें मुदाखल करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने निगरान हुकूमत की भी तारीफ की, निगरान हुकूमत की पॉलिसीज की भी तारीफ की। नए आने वाली जो हुकूमत है, मुंतखब हुकूमत है, उस पर भी एतमाद का इजहार कर दिया एडवांस में कि हमें उन पर भी एतमाद है, जो नए लोग मुंतखब होकर आ रहे हैं। तो मुंह तोड़ जवाब मिल गया इनको खत लिखने का, अच्छा मुक्का खा के बैठ गए। दूसरी बात साइफर लहराया था निकाल से के जेब से कि जो अमरीकी मुदाखलत है, हम मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज खत लिख के खुद साबित करें कि वो तो मुदाखलत नहीं करते, वो कहते हैं आपका अंदरूनी मामला है, सियासी मामला है। मुदाखलत ये खुद चाहते हैं, जो खत लिख के उन्होंने साबित कर दिया, कहते हैं आए और करें मुदाखलत। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे। सही। तो शाह साहब ये PTI को ये करने से उनकी अपनी सियासत पे किस हद तक असरअंदाज हो सकती है, उनकी सियासत को किस हद तक नुकसान पहुंच सकता है? देखिए मेरे ख्याल में मैं तो ये समझता हूँ कि खान साहब और तहरीक इंसाफ अगर वाकई खत लिखते हैं तो पहली बात तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। ना तो IMF, ना तो वर्ल्ड बैंक, ना कोई दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी इदारा है कि वो इस बेसिस के ऊपर कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के ऊपर रिजर्वेशन है या वो अदालतों में मामला लेके गए हुए हैं तो वो शायद उसको स्टॉप करेंगे। इम्पोर्टेंट इशू क्या है? इम्पोर्टेंट इशू ये है कि देखिए इस वक्त कौम भी देख रही है कि अगर वाकई तहरीक इंसाफ या उसके बानी और उनकी लीडरशिप वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज करेगी तो मेरे ख्याल में PTI का ग्राफ गिरेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए आपको जो बेल आउट पैकेज मिला था $3 बिलियन का, उसमें से तकरीबन $1.9 बिलियन मिले हैं जनवरी की रिव्यू के बाद। आगे हम बात आ रहे मार्च अप्रैल के अंदर आपका जो है दोबारा आपने रिव्यू करना है। और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी जो नेक्स्ट दूसरी गवर्नमेंट आएगी, जो शहबाज शरीफ साहब की या जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनको एक और $6 बिलियन का जो है लॉन्ग टर्म जो है वो सर्च कर रहे हैं कि वो IMF से लोन लेंगे। तो मेरे ख्याल में IMF के अपने इंटरेस्ट भी हैं, वो इस बात को और जज्बातियत को नहीं देखेगी। उसका पाकिस्तान के साथ अगर डील होती है तो उनको भी इनसे फायदा है, मेरे ख्याल में वो इसको भी देखेंगे। दूसरा, इस वक्त जो गवर्नमेंट को चैलेंजेस आएंगे, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ उनके लिए आसानी पैदा कर रही है, क्योंकि अगर IMF के लोन के ऊपर कोई किसी किस्म का इशू होगा तो इसी लेटर को बुनियाद बनाकर हुकूमत जो है उनको मजीद टारगेट कर सकती है। तो ये मेरे ख्याल में एक डबल एज स्वॉर्ड है और इमरान खान साहब सुसाइड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो खुद एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि गवर्नमेंट दे दी है अपनी मुखालिफ पार्टीज को। एग्जैक्टली जी एहतशाम साहब। देखें हम ना वो कहते हैं ना पावर टॉक्स पावर, उनका एक ख्याल है जो मरियम नवाज़ कहती थी कि मज़ामत करेंगे तो मुफाहमत निकलेगी। स्टेज पे उन लग रहा है कि जी अब कुछ नहीं रह गया तो IMF को ख़त लिखा जाए, लेकिन आपने जैसे खुद ही बताया कि ये बड़ा कम होता है कि बड़ी देर के बाद रिएक्शन आता है। लेकिन आज ही देखें IMF की डायरेक्टर का बयान आ गया जो सब लोग समझ रहे हैं, बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया जी नथिंग डूइंग, हमारा इससे कोई मामला नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये 24वां प्रोग्राम अब लेंगे, 23वां प्रोग्राम चल रहा है। हम ना इसमें बेशुमार दफ़ा डिक्टेटर्स को भी कर्जा IMF ने दिया, माशाल्लाह की हुकूमतों को भी दिया, वो ये नहीं देखते। देखिए वो IMF काम करता है, एक बैंक की तरह ऑपरेट करता है, कर्जा देता है, वो कहता है कि जी हमें वापस ही मिले। इस तरह $130 बिलियन का एक्सटर्नल हमारा डेट है। सारी दुनिया देख रही है कि खुदा ना खास्ता ये डिफ़ॉल्ट कर गया तो पैसा हमारा तो डूब गया, वो भी नहीं चाहेंगे। आप ब्रिंक पे रखने की कोशिश करेंगे। वो जैसे कहते हैं IMF को स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है, अमरीकी जो है ना वो इस हवाले से हमारी जिसको कहते हैं स्क्वीज़ करते हैं, हर तरह से हमारी बाजू मरोड़ सकते हैं जब वो चाहते हैं कि वो रुक जाता है मामला। तो मेरा ख्याल है इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी आप देख लें जिस तरीके से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया सब पार्टियों की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से रज़ा रब्बानी साहब स्टॉलवर्ट है उनके, उन्होंने बड़ी सख्त मजम्मत की है इसकी। तो देखिए अब ये कि पैटी पोलिटिकल साहब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिटिक है, उन्होंने भी काफ़ी तनकीद की है। जी हाँ, उन्होंने भी तनकीद किया। और दूसरी बात यह है कि जी माजी में आप देख लें जिन पे आप तनकीद करते रहे, अभी तो आपने कहना शुरू कर दिया जी मेरी हुकूमत अमेरिका ने नहीं गिराई, भाजपा ने गिराई। फिर आपने देखा $50,000 खर्च करके 2 लॉबिंग फर्म आपने वहाँ खड़ी कर दी अमेरिका में कि किसी तरीके, उनको भी पता है शायद को 3A's की जो बात होती है, अल्लाह अमेरिका
और आर्मी, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा, वही लाते हैं बंदों को जिसने आना होता है। और एहतशाम साहब ये भी जरा देखें ना कि अब वो कहते थे कि मुदाखलत अमेरिका करता है, वो साइफर वाला मामला सारा आपके सामने था, अब अमेरिका को खुद खत लिख के कह रहे हैं कि मुदाखलत करें, कहते हैं हमने नहीं करनी। एक और दूसरी बात ये है, यानी खुद चाह रहे जबरदस्ती मुदाखलत करें। मगर इस स्टेज के ऊपर तो ये बहुत ही बैड टेस्ट है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रिटिसिज्म वो लिखने वाले बोलने वाले सब इस पे तनकीद भरपूर करेंगे। मेरे ख्याल में ये मिस कैलकुलेशन, मिस फायर हुआ है, जिसका मेरा ख्याल है पीटीआई को नुकसान होगा। पीटीआई को नुकसान होगा। आपका भी इस पे पॉइंट आ गया, हमारे तमाम पैनलिस्ट की इस पे राय आ चुकी है जनाब। और अगला मामला जो हम देख रहे हैं, क्योंकि हुक्के मामलात हैं, उसमें तमाम जमातें अपना अपना जो रोल प्ले करने के लिए इस वक्त नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो आज MQM के वफ्द की मुस्लिम लीग नून के सदर और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्की सूरत हाल, सियासी उमूर पर तबादला ख्याल और इस अज़म का इयादा किया गया कि अवाम की खिदमत के लिए हम सब मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। अब हमारे सामने सवाल ये कि दोनों जमातों ने मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक तो कर लिया, लेकिन सिंध की गवर्नरशिप और वजारतों का मामला कहाँ तक पहुँचा है? क्या ये मामला तय पा गए हैं? क्या MQM मुल्की मफाद में सिंध की गवर्नरशिप से दस्तबरदार हो जाएगी? ये सवाल लेके लगारे साहब, चूँकि आप कराची में बैठे हैं, ज़्यादा बेहतर सियासत भी जानते हैं इस वक्त, तो सर ये MQM कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है उसमें तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। आप क्या समझते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में उनकी जो गवर्नरशिप की वो है डिमांड है, वो तो बड़ी हद तक मान ली गई है ना, उसको मान लिया गया। मेरा ख्याल है कि नून लीग उससे इनहराफ नहीं करेगी। अच्छा, वैसे फेयर है उनकी डिमांड? ये नहीं, फेयर अनफेयर की बात नहीं करता। हमारे यहाँ फार्मूला रहा है, ये तकरीबन 50 साल से चल रहा है, इससे भी ज़्यादा अरसे से चल रहा है। वो ये है कि जब बेगम राना लियाकत अली खान गवर्नर बनी थी मुमताज़ भुट्टो के बाद, तो ये एक फार्मूले के तौर पर अनरिटन फार्मूला था, लेकिन ये तय हुआ था कि शहरी आबादी से जो है वो एक गवर्नर लिया जाएगा और देही आबादी से चीफ मिनिस्टर आएगा, या एक सिंधी स्पीकिंग जो है वो चीफ मिनिस्टर होगा और उर्दू स्पीकिंग जो है वो गवर्नर होगा। शायद मेरे ख्याल में इस तरह का कोई फार्मूला था, तो उसके ऊपर ही अमल वो अब तक तो यही होता रहा है। अब तक जितने भी गवर्नर हैं, मैं आपको सबके नाम गिनवा देता हूँ, वो सारे के सारे गवर्नर जो हैं वो इसी तरह से आए, इसी फार्मूले के तहत आए हैं। तो अब भी उनकी अपनी पार्टी में जो गवर्नर हो सकते थे, जो उनको बनाया जा सकता था, मिफ्ता इस्माइल वो नहीं बनाए जाएंगे, और ज़ुबैर साहब वो भी नहीं बनाए जाएंगे। उनके हालात आपके सामने आ चुके हैं, वो तो आउट हो गए, अब वो हो गए। अब बाकी रह गए निहाल हाशमी। तो निहाल हाशमी तो मेरे ख्याल में उनको नहीं कंसीडर किया जाएगा, उनको किसी और चीज़ के लिए कंसीडर किया जाएगा, तो उनको भी नहीं किया जाएगा। तो फिर उनके पास हैं कौन जिनको वो नामजद करें अपनी तरफ से कि जनाब हमारे गवर्नर के नून लीग की तरफ से ये उम्मीदवार हैं। हाँ, शाह शाह वो सिंधी स्पीकिंग हैं, अपना जो बशीर मेमन साहब हैं वो सिंधी स्पीकिंग हैं। तो ये इस तरह से वो फार्मूला जो एक अनरिटन फार्मूला भुट्टो साहब के दौर से चला आ रहा है, वो उस पर अमल नहीं हो सकेगा, तो उनको मेरे ख्याल में गवर्नरशिप पर मान लेंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मुझे ये भी लगता है कि अगले मरहले में, किसी भी मरहले में पीपल्स पार्टी के साथ भी इनका वो हो जाएगा, और वजारत में भी शायद ये हासिल कर लें, इनके साथ भी कोई ऐसी डील हो जाए कि इनको वजारतों में सिंध काबीना में ले लिया जाए। ये ऐसा हो सकता है आगे। सिर्फ मामला गवर्नरशिप तक नहीं है, क्योंकि ये खबरें भी हैं, इत्तलात भी हैं कि भाई वो नहीं, वफाक में भी उनको वजारतें मिल जाएंगी। उन्होंने 5 वजारतें मांगी हैं, 3 तो फौरी तौर पर हाँ कर दी गई हैं, बाकी का मसला भी हल हो जाएगा। जी, ऐसी बात नहीं है। जी, क्या खबरें आपके पास इस हवाले से? अच्छा, मेरी खबर के मुताबिक जो डेडलॉक है, एक तो डेडलॉक की वजह गवर्नरशिप वाला मामला, बिल्कुल लगारी साहब सही कह रहे हैं, गवर्नरशिप वाला मामला मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट तय है और शायद गवर्नर MQM से ही बनेंगे। कामरान टेसोरी जी कंटिन्यू करेंगे। हाँ, और उन्होंने परफॉर्म भी बड़ा अच्छा किए और अच्छे हैं, ठीक है हर लिहाज से, तो कामरान साहब कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए कराची से 17 सीट्स ली हैं MQM ने, जो कि बड़ा शॉकिंग था पीपल्स पार्टी के लिए। बहरहाल कराची में MQM का एक वोट था जो कि मेरे ख्याल से मुख्तलिफ धड़ों में बट गए थे, फिर जब इकट्ठे हुए एक प्लेटफॉर्म पर आए तो तमाम लोगों ने इन पर दोबारा एतमाद किया, क्योंकि जब आप खुद बिखरे हुए होते हैं तो लोग आप पे एतबार नहीं करते, आपकी आपस में लड़ाइयां चल रही हैं, आपने शहर के लिए क्या करना है। जब तमाम लोग इकट्ठे आए, तमाम धड़े इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने वोट बैंक अपना दोबारा मजबूत कर दिया। 17 सीटें कराची से ले लेना कोई छोटी बात नहीं है। मुझे ये मेरे सोर्सेज बताते हैं कि शायद इस किस्म का कोई मामला डेडलॉक का शिकार है कि एक तो MQM ये भी चाह रही है कि जो फंड्स हैं वो विफाक से सूबों की बजाय डायरेक्ट शहरों को मुंतकिल किए जाए। तो शायद अगर मैं गलत नहीं, शायद आर्टिकल 140 आइन का जो बड़ा क्लियर है कि निचली सतह तक जो फंड्स हैं वो आपके विफाक से सूबों के बजाय शहरों को मुंतकिल किए जाए, ताकि पता चले कि किस शहर को कितना हिस्सा मिला है। फॉर एग्जाम्पल कराची को कितना हिस्सा मिला है, हैदराबाद को, तमाम शहरों को क्लियर हो जाए कि कितना फंड मिला है। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं चाह रही, पीपल्स पार्टी की 5 उंगलियां घी में है, क्योंकि नून लीग पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बना सकती, ये सबको पता है। पीपल्स पार्टी के सहारे से नून लीग विफाक में हुकूमत बना रही है। नून
नून लीग चाहती है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ आईनी ओहदे ना ले बल्कि 7 वजारतों में भी अपना हिस्सा डाले ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर की आए, शेयर बराबर का आए, कि वो 16 महीने वाली बात ना हो कि जी नून लीग है वो फ्रंट पर है। इस बार वजारतें इसलिए नहीं चाह रहे कि जी कोई जिम्मेदारी इन पर ना आए, लेकिन नून लीग अभी भी चाह रही है कि पीपल्स पार्टी वजारतें ले। अब कुछ वजारतें ऐसी हैं जो कि पीपल्स पार्टी की वजह से डेडलॉक का शिकार है, पोर्ट एंड शिपिंग की जो वजारत है। तो मेरी इंफॉर्मेशन ये कहती है कि शायद पीपल्स पार्टी के लिए प्लेट में ऑप्शन रखी जाएगी कि आप ये वजारत चूज करें, अगर वो चूज कर लेती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर वो एमकेएम को दे दी जाएगी। बात यह है कि बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारे मिल गए कामरान टसूरी का, तो कामरान टसूरी जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे। दूसरा मामला उनकी दो बड़ी बातें जो मान ली गई हैं कि एक तो नजरसानी करेंगे 18वीं तरमीम पे, पहले पीएमएल तैयार नहीं थी, और दूसरा जो भी फिजा ने कहा खैरात की निचली सतह तक फंड्स को और ये बड़ी ये अंदर की खबर है कि वो चाह रहे हैं कि शहरों तक ऐसे ही हो। बात यह है कि जिस तरह कुछ और जमातें भी हैं, खासतौर पे बहुत ज़्यादा अपना एमक्यूएम कहती है कि जी ये जो आपने बल्दियाती निज़ाम शुरू किया था मुशर्रफ वाला बहुत अच्छा था, और वाकई बहुत अच्छा था, खैरात की निचली सतह तक मामला जा सकते थे, लेकिन आपने देखा पीपल्स पार्टी पीएमएल ने मिल के वो कमिश्नरी निज़ाम को दोबारा लेके आए और ये नाज़मीन वाला मामला ख़त्म हो गया। मेरा ज़ाती तौर पे लगता है कि आप माजी में देख लें, पिछले 15-20 साल से पीपल्स पार्टी पीएमएल मिल के ही बावजूद इस बात के कितनी लड़ाई हुई लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में, इसके बावजूद इकट्ठे हो गए। अब दोबारा से वो करेंगे कि मैक्सिमम कंसेशन अपनी वजारतें लेना, मैक्सिमम जो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने ओपोनेंट से वो लेने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली दोनों मिलकर ये हुकूमत बनाएंगे। तो होगी तो कोलिशन में तो कंफर्म है, इसमें तो कोई कराची के अंदर कोई इनका बड़ा इशू नहीं है। शाह साहब आपकी जानिब आती हूँ, ये एमक्यूएम और जो पीएमएलएन के हम देख रहे हैं इत्तेहाद, उसमें एमक्यूएम रिटेन कर पाएगी एक जो बाकी वजारतें वो लेना चाह रही है? देखिए मेरे ख्याल में एमक्यूएम को जो है बार्गेनिंग चिप के तौर पे भी यूज करेगी पीएमएलएन, और अगर टिसोरी साहब गवर्नर रहते हैं तो पीपल्स पार्टी के ऊपर भी थोड़ा बहुत एक प्रेशर रहेगा। दूसरा देखिए लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को अगर देखें तो इस वक्त पीपल्स पार्टी का जो है वो मेयर भी पीपल्स पार्टी का है, वज़ीर आला उनका होगा, स्पीकर उनका होगा, डिप्टी स्पीकर उनका होगा, तो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल तौर पे वो कंट्रोल करेंगे। अब जो आपका अर्बन सिंध है जैसे कराची हैदराबाद, उसके अंदर ऑब्वियसली एमक्यूएम ये चाहेगी कि उसे की वजारतें मिले, क्योंकि उसने अपना वोट बैंक भी बढ़ाना है और अपना इन्फ्लुएंस भी कायम करना है। गवर्नर मेरा ख्याल जैसे लगारी साहब कह रहे थे कि उनको दे दिया जाएगा एज अ फार्मूले के तौर पे भी, और दूसरा पीएमएलएन ये भी चाहेगी कि एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे एक ताकतवर वहाँ पे जरूर एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हो जो कि किसी भी तरीके से उनको भी इन्फ्लुएंस कर सके, उनके इंटरेस्ट को भी सर्व करे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बाकी पीपल्स पार्टी केपी के गवर्नर के लिए भी डिमांड कर रही है और पंजाब के गवर्नर के लिए भी कर रही है, तो उनकी कोशिश है कि वो वहाँ काउंटर करें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होगा किसी भी तरीके से। अब देखें ओवरऑल अगर गवर्नर्स के पास इतनी अप्रोच है या नहीं, लेकिन आईनी तौर पे उनके पास इतने इख्तियारात जरूर हैं। वो असम्बलियों का बुलाना, असम्बलियों को प्रोरोक करना, उनको किसी भी लिहाज से उनके भेजी हुई लेजिस्लेशंस को जो है वो वेट करना या उनको रिजेक्ट करना, तो ये तमाम चीजें फ्यूचर के लिए मेरे ख्याल में तमाम पॉलिटिकल जमातें जरूर कर रही हैं। और दूसरा एमक्यूएम अगर इत्तेहाद का हिस्सा बनी है तो जाहिर बात है कि वो शायद मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करेगी पीएमएलएन से, और अगर पीपल्स पार्टी के साथ भी वो सिंध की सतह पे जाती है तो मेरे ख्याल में उनकी कोशिश यही होगी कि जो पिछले इतने वक्त के अंदर उनको वो चीजें नहीं मिली तो वो दोनों अपने पॉलिटिकल विजडम को इस्तेमाल करते हुए दोनों से कुछ न कुछ हासिल कर सके। चलें लेट्स सी अब नेक्स्ट राउंड में क्या क्या तय पाता है, क्या चीज़ें जो हैं वो डिसाइड होती हैं, किसके हिस्से में क्या आता है। बहरहाल हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी राय इसे सामने आ चुकी है। एहतशाम साहब, नज़ीर लगारी साहब, ज़ाहिर शाह शराजी साहब, डॉक्टर फिज़ा हमारे साथ मौजूद थी। आप तमाम का शुक्रिया। और जनाब इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।